नमस्कार। एसटीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक मुख्य टॉपिक जो आज के वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे आप तो बहुत एक विवादित विषय है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर कंफ्यूज हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई तरह के डिस्कशन हो रहा है जगह जगह पर कि आखिर ये है क्या और आखिर सरकार ने अचानक इस बात पर क्यों मान गया, यानी सरकार इस बात पर क्यों मान गई जिस बात का विरोध खुद सरकार ही कर रही थी। और वह टॉपिक है जातिगत जनगणना। क्या है जातिगत जनगणना? एक समय था जब हमारे देश की जो मोदी सरकार है, यानी कुछ दिन पहले की बात है, सरकारें यानी मोदी सरकार जो है जातिगत जनगणना का घोर विरोध कर रही थी। और हमारे विपक्ष की जो पार्टियां थी, कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी पार्टियां थी, वो जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने अचानक पहलगाम की घटना के बाद जातिगत जनगणना करने के लिए सहमति जता दी और ऐसा कहा गया कि आने वाला जो जनगणना होगा, यानी 2011 में जनगणना हुआ था लास्ट टाइम। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है और उसके आधार पे जनगणना जो है 2011 में हुआ था और 2021 में जनगणना होना था, जो अभी तक 5 साल बीत जाने के बाद नहीं हुई है। तो आखिर क्या हुआ कि जो 2026 या 25 के लास्ट तक जनगणना शुरू होने वाली है, उसमें सरकार इस बात का यानी सरकार ये बात कह चुकी है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि अब जो आने वाला नेक्स्ट जनगणना होगा वह जातिगत जनगणना होगी, यानी उस जनगणना में जाति को भी गिना जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। आज हम लोग इसी सवाल के इर्द गिर्द कुछ चर्चाएं करेंगे। आशा है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि जनगणना होता क्या है। एक गंभीर सवाल है और आप इसको भली भांति पूर्वक जानते हैं। जनगणना आखिर होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। जनगणना और सर्वेक्षण दो अलग अलग शब्द हैं। जनगणना और सर्वेक्षण, ये एक जनगणना की बात करते हैं हम लोग, और दूसरा क्या है सर्वेक्षण, जो बार बार होते रहती है। अगर आपको हल्का सा भी परिदृश्य पता होगा तो जातिगत सर्वेक्षण कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने करवाई थी। तो कई लोगों ने कहा, अपने विचार में ये आया कि ये तो बिहार करवा ही रही है, तो वो जनगणना ही क्यों ना हो। तो वो जनगणना नहीं है, वो एक सर्वेक्षण है। जो सर्वेक्षण जो है वो सैंपल पर डिनोट करती है, यानी वो सैंपल कलेक्ट किया आता है और उस सैंपल को कलेक्ट करके, यानी कुछ आंकड़े कलेक्ट किए आते हैं, सैंपल कलेक्ट किए आते हैं और सैंपल के आधार पे सर्वेक्षण कर लिए जाते हैं। लेकिन जनगणना जो है वो न्यूमरेटर के आधार पे होता है, यानी न्यूमरेशन के आधार पे होता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में गणना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गणना बोलते हैं, यानी ये न्यूमरेशन के आधार पे होता है, गणना के आधार पे होता है। जब हम जनगणना करते हैं तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को गिनते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। और जब सर्वेक्षण करते हैं हम लोग तो उन समूह में से कुछ चंद लोगों को गिन लिया आता है। यानी इस समूह में अगर 6 लोग हैं तो उनमें से 2 लोगों के बारे में हमें सर्वेक्षण प्राप्त कर लिया गया और जो 2 लोगों का जो सर्वेक्षण का डाटा आया, उस डाटा को इस पूरे डाटा के साथ मैच करा के हम उस सर्वेक्षण को लागू कर देते हैं या सर्वेक्षण को लागू कर दिया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण देश में रहने वाले लोगों के आय के बारे में जनगणना की जाती है, यानी गणना की जाती है सर्वेक्षण के आधार पे। तो जनगणना और सर्वेक्षण दोनों अलग अलग स्थिति है। इस बात के लिए आप समझ गए होंगे, यानी कि जनगणना ऐसा गतिविधि है, ऐसा परिस्थिति, ऐसी मतलब घटना है जिसमें देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में डाटा तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण सैंपल कलेक्ट किया जाता है और कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति का किया जाए, वो किसी ग्रुप में किसी 2 या 3 व्यक्ति का कर लिया जाता है और उसी के आधार पर जो है पूरे ग्रुप में उस नियम को लागू कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इन आंकड़ों का हमें करना क्या होता है।
तो आप ये देखिए कि हमारे देश में सबसे अंतिम यानी सबसे अंतिम जो जनगणना जातिगत आधार पर की गई थी वो 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। यानी 1931 में सबसे पहले जातिगत जनगणना की थी, जो आजादी के पहले की बात है। और आज तक यही जातिगत जनगणना जो है हमारे देश में लागू है। यानी 1931 के आधार पर जो जातियां थी उसी जाति के आधार पे हर किसी को आरक्षण मिल रहा है, हर जाति को अलग अलग जो उसका हक है वो मिल रहा है। अब जब 2011 में जनगणना होना था, मतलब हुआ था, लास्ट जनगणना जो 2011 में हुआ था, क्योंकि हमारे देश में संविधान में लिखित है कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होनी है। फिर 2021 में जनगणना होना था, तो 2021 में जनगणना नहीं हुई। कारण बताया गया कि कोविड है। कोविड हमने झेला भी, हम सभी ने झेला, बहुत कठिन परिस्थिति था कोविड का। और इस कोविड के परिस्थिति में हम या हमारे देश के राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक विचारधाराएं और पूरी सरकार के साथ हम लोग थे, और इस कारण से। लेकिन समस्या ये है कि कोविड बीत जाने के 5 साल हो गए हैं। कोविड बीत जाने के 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है। इस दौरान कई ऐसे देश थे, जैसे यूके थी, चाइना थी, इन लोगों ने भी जनगणना अपना रोका था। लेकिन कोविड खत्म होने के बाद इन देशों ने जनगणना करवा लिया। भारत अभी तक नहीं करवा रहा है, यही एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। और इस बीच ये घटना हुई कि सरकार ने घोषणा किया कि नेक्स्ट जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना होगी। तो लोगों ने एक अलग तरीके से इसको लिया कि आखिर सरकार, पहलगाम का हमला हुआ है, भारत पाकिस्तान का एक हमला की बात चल रही है, भारत पाकिस्तान के लोगों ने भारत को बहुत ज्यादा हैरेस किया है, और इस दौरान सरकार इस तरह की घोषणाएं करती है जिससे लोगों का मन भटके। लेकिन फिर भी आखिर ये जातिगत जनगणना जिसका सरकार खुद विरोध करती थी, सरकार ने इसके बारे में क्यों माना? कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनका दबाव के कारण सरकार मानी। आखिर जातिगत जनगणना से हमें फायदा क्या होगा, एक सवाल बनता है। दूसरी, जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है, यह भी दूसरा सवाल बनता है। जातिगत जनगणना हमारे लिए या हमारे देश के नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है, इन सारे सवाल को हम लोग टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां कुछ लोगों ने तर्क लगाया कि 2021 के बाद 5 सालों तक जनगणना इसलिए नहीं करवाया गया कि चलो डिले तो हो ही गया है, 2022 या 23 लास्ट तक पहुंच गए थे, अब 2026 तक हम लोग पहुंच जाते हैं। अब सवाल है 2026 क्यों? तो आपको अगर याद होगा, हल्का सा पीछे आप जाएंगे तो भारत सरकार ने, भारत की संसद ने एक आरक्षण बिल पास किया था जिसका नाम था महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक। इस विधेयक में एक नियम बताया गया था कि यह विधेयक पास तो करा दिया गया है 2024 में, लेकिन यह विधेयक लागू होगा 2026 के बाद। कब लागू होगा? 2026 के बाद। यानी इस विधेयक में साफ साफ स्पष्ट था कि यह विधेयक 2026 के बाद होने वाली जनगणना पर लागू होगा। तो कुछ लोगों ने यह तर्क दिया, यानी यह तर्क सही भी बैठ रहा है, कि हो सकता है सरकार 2026 के बाद जनगणना कराए, और 2026 के बाद जनगणना कराएगी, उस पर महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा और महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। कहां? तो विधानसभा, सॉरी, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। दूसरी प्रस्तावित स्थिति है कि 2026 में परिसीमन करवाना है। परिसीमन करवाना है। परिसीमन का मतलब है कि ये पहले से तय सीमा है कि परिसीमन करा के किसी भी राज्य के अंदर जो विधान लोकसभा के सीट है उसको देखना है कि कितनी जनसंख्या के आधार पर है। तो इस परिसीमन के आधार पर भी ये लगाया जा रहा था, ये तर्क लगाया जा रहा है कि आखिर परिसीमन के कारण ही हो सकता है कि जनगणना को टाला गया। कारण जो भी हो, जनगणना 5 साल आगे जा चुकी है। 2021 में जनगणना हो रहा था, जो 2025 तक अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। अगर 25 लास्ट तक शुरू भी हो जाती है तो इसे करते करते 27 हो जाएगा, यानी 2029 का चुनाव जो लोकसभा का है वो नजदीक आ जाएगा। चलिए, फिर भी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को चुनाव से क्या ही मतलब, हम फैक्ट को जानने पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब है सवाल कि जनगणना की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और उसमें जातिगत जनगणना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी होगी। तो हमने बताया कि 1931 में सबसे पहले जातिगत जनगणना हुई थी 1931 में, जो बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुराना है। इस जनगणना के आधार पर ही हमारे लिए, हमारे जाति के लिए नीतियां बनाई जाती है और वो बहुत पुरानी है। इस कारण से कई बार ये मांग होना शुरू हो गया था, कई सालों से मांग होना शुरू हो गया था कि जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सरकारों ने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि सरकारों का मानना था कि अगर जातिगत जनगणना हुआ तो देश में दंगे होंगे, देश बंट जाएगा, देश में कई तरह का प्रॉब्लम होंगे, जातियों के बीच भेदभाव होगा, जातिगत बढ़ावा मिलेगा, जातिगत की बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये सारे एक तर्क थे, क्योंकि हमारे देश में जाति तो है ही, हर जगह जाति है, हर समय जाति है। शादी विवाह देख लीजिए, पूजा पाठ देख लीजिए, जाति तो है ही। तो जाति के बीच ये भेदभाव की संभावनाएं तो नहीं लगती है, क्योंकि जाति तो खुद ही हम लोग जाति के बीच में बंधे हुए हैं। दूसरा प्रॉब्लम कि मंडल कमीशन जब आई, मंडल कमीशन जब आई, यानी मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट जब आया, मंडल कमीशन का रिपोर्ट बनाया गया था किसके लिए? तो ओबीसी के आरक्षण के लिए बनाया गया था। तो 1989 में जब मंडल कमीशन बनाई गई, तो और इसका रिपोर्ट जो है 1991 में जब आया, 1991 में जब आया और इसे लागू किया गया, तो इसके आधार पर यह तय किया गया कि ऐसा मंडल कमीशन ने बताया कि ओबीसी जो है, ओबीसी की आबादी जो है वो 52% लगभग है। कितनी है? 52% लगभग है। किसने बताया? मंडल कमीशन ने। कब आई थी वो? 1979 में, मतलब उससे स्थापित किया गया था, उससे शुरुआत की गई थी और 1991 में वो रिपोर्ट पेश करती है, वहां से लागू की जाती है। और उसके अनुसार ये बताया गया कि सबसे अधिक आबादी जो है भारत में वो ओबीसी की आबादी है। लेकिन एक प्रॉब्लम था इसमें, इसका जो गणना करने का जो डाटा था, वो डाटा कहां से आया था? 1931 के जनगणना से। यानी ये भले 1991 में डाटा तैयार करती है, देती है, लेकिन ये भी जाति को गिनने का जो आधार है वो 1931 का जनगणना है। यानी ये भी एक आउटडेटेड था। और इस आधार पे मंडल कमीशन के आने के बाद ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था, जो हम लोग को अभी ओबीसी को मिल रहा है अभी तक। लेकिन अभी भी ये मांग चल रहा है कि ओबीसी की आबादी जो है वो आधी जनसंख्या से में, अगर पूरी जनसंख्या का दिया जाए तो 50% से अधिक है, तो आरक्षण को बढ़ना चाहिए। इस 27% में ओबीसी का आरक्षण और अधिक होना चाहिए, 27% से अधिक। इस मांग को भी लेकर जो है जनगणना के अलग अलग परिदृश्य देखने को मिलते हैं। एक और है, जब मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लाया, इकोनॉमी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण को, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लाया सवर्ण वर्ग के लिए, यानी जनरल कैटेगरी लोगों के लिए, कि जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमी वीकर है, यानी उनका धन जो है कम है, उनके पास आर्थिक स्थिति उनका खराब है, उनको 10% का आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस में। जब उसके लिए भी सरकार, जब ये कोर्ट पहुंचा, मतलब लोगों ने कोर्ट ले गया, इसे कोर्ट में चैलेंज किया, तो सरकार के पास कोई डाटा नहीं था कि इसका आधार क्या रखा जाए, उसमें जाति को आप गिनेंगे कैसे, कितने लोग गरीब हैं इसमें। इस कारण से कई ऐसे विवाद खड़े हो गए, कई ऐसे विवाद देखने को मिल रहे हैं कि उसमें भी अभी कुछ ऐसे लोग, समृद्ध लोग, जिनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि जनरल कैटेगरी में है और कई गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें जो इस जातिगत जनगणना से सुधार हो सकता है। अब है कि आखिर ये सुधरेगा क्या? सवाल है कि इसमें सुधार कितनी होगी, क्या हो सकता है, क्या पता चलेगा जातिगत जनगणना से? तो पहला चीज पता चलेगा कि किसकी कितनी भागीदारी है। पहला चीज क्या पता चलेगा? कि किस जाति की कितनी भागीदारी है, किस जाति की कितनी भागीदारी है। ठीक है, किस जाति की कितनी भागीदारी है विभिन्न चीजों में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो नौकरी हो, उन सारे चीजों में कितनी भागीदारी है। जमीन को लेकर कितना हक है, किस जाति को जमीन को लेकर किसका हक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में किसका कितना हक है, कॉर्पोरेट नौकरी में किसका कितना हक है, कितनी भागीदारी है, आईटीआर इनकम टैक्स फाइल करने में
किसकी कितनी भागीदारी है, आखिर वो जनरल कैटेगरी वाला ज़्यादा करता है कि ओबीसी ज़्यादा करता है कि एससी ज़्यादा करता है कि एसटी ज़्यादा करता है, या संपत्ति के अधिकार में किसकी कितनी भागीदारी है। अगर जातिगत जनगणना जो सरकार कह रही है अगर समय पर हो जाती है तो सरकार के नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सरकार वेलफेयर स्कीम जो लाती है, जनता के कल्याण के लिए जो स्कीम्स लाती है, उन स्कीम्स को बनाने में एक अच्छा आधार मिल सकता है। सरकार वेलफेयर स्कीम के द्वारा जनता को जो मदद देती है वो किस लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों तक पहुंचे, किस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जातिगत जनगणना काम कर सकती है। इस आधार पे स्कूल कॉलेज में सरकार जो आरक्षण दे के रखी है उस आरक्षण का सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका एक डाटा मिल सकता है। किस आरक्षण में, किस कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं जहां इस आरक्षण का सीधा पालन नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट संस्थान में कुछ आरक्षण जो सरकार दिया गया है उसका पालन किया जाता है, लेकिन एक विवाद भी खड़ा हो जाएगा। विवाद क्या खड़ा होगा, जातिगत जनगणना होगी तो उसमें अगर ओबीसी का आबादी बढ़ गया तो लोग मांग करने लगेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात होने लगेगी। यानी ओबीसी जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एक समस्या खड़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 50% आरक्षण की सीलिंग लगा के रखी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आरक्षण को भारत में सिर्फ 50% तक ही दिया जा सकता है, इससे अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह भी एक बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक बार जनगणना हो जाती है, जनगणना होने के बाद कई राजनीतिक दल ये कह रहे हैं सरकार पर दबाव बनाएंगे हम और इस सुप्रीम कोर्ट की बातों के लिए एक विधेयक पास कराएंगे, अमेंडमेंट करेंगे और इस विधेयक के आधार पर जो है हम कानून बना देंगे कि इस 50% से अधिक भी आरक्षण दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ओबीसी का जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आसान से हमने कह दिया आपको कि ये तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए कई तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसकी जनसंख्या अधिक है वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कम प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। भले जनसंख्या अधिक है चाहे ओबीसी हो, लेकिन वो समाज में उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनके नेता कम है, उनके विधायक कम है, उनके सांसद कम है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन में नहीं है, इसलिए उनकी आवाज ऊपर तक नहीं जाती है। कुछ जो ओवर रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, भले उसकी संख्या कम है लेकिन उसकी आवाज ऊपर तक है। और इस कारण से ये संभावनाएं बहुत दूर लगती है कि जातिगत जनगणना होने के बाद भी हमें सही से आरक्षण का लाभ मिलेगा, हमारे देश में सही से आरक्षण का नियम को लागू किया जाएगा। फिर भी हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश का एक आधार है भरोसा। स्टेप बाय स्टेप बढ़कर हम भरोसा करेंगे तो पहले हम गणना कर लें। जब गणना करने का पहला कदम पूरा हो जाएगा तो सरकार पर नीतियां बनाने का दबाव होगा। जब सरकार नीतियां बनाने का दबाव होगा, सरकार नीतियां बनाएगी तो एक समय के बाद वो नीतियों का प्रभाव, उन नीतियों का फायदा आम जनता को मिलेगा। तो जातिगत जनगणना आम जनता के लिए हितकारी है अगर ये जनगणना समय पर पूरी होती है तो, क्योंकि हमारे पास जो जातिगत जनगणना का सर्वे है वो बहुत पुराना हो चुका है और भारत में पिछले 15 साल से लगभग जनगणना नहीं हुई है। और जनगणना होती है तो महिलाओं को, नौजवानों को और जो जरूरत के लोग हैं उन्हें सही से आरक्षण का लाभ मिलेगा, उन्हें सही प्रतिनिधित्व मिलेगा, सही भागीदारी मिलेगी। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।